हेलो स्टूडेंट्स, हम अभी कर रहे हैं जो चैप्टर हमारी यूनिट चल रही है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जो हम अब तक कर चुके हैं टोटल हमारे 8 प्रिंसिपल हो गए हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल हो गए एक बार जल्दी जल्दी से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल डिवीज़न ऑफ वर्क, जो ये कहता है कि वर्क को स्मॉल जॉब्स में डिवाइड करने के बाद अगर हम अपने सबऑर्डिनेट्स को देते हैं तो हमारी स्पेशलाइजेशन इम्प्रूव होती है, एक्सपर्टाइज इम्प्रूव होती है। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और देखिए इन प्रिंसिपल को मैं कोशिश करूँ जितनी बार भी आगे करा रही हूँ पीछे रिवाइज करा रही हूँ, आप साथ साथ रिवाइज करते रहेंगे ना तो ये आपके कभी गलत होंगे ही नहीं, पर कितनी ही मुश्किल केस स्टडी आता है। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी हम किसी को काम करने की अथॉरिटी दें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल उसके बराबर जानी चाहिए। ठीक है, कम और ज़्यादा जाएगी तो या तो अथॉरिटी का मिसयूज़ होगा या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरी कर नहीं पाएगा, वो काम पूरा नहीं हो पाएगा। तीसरा प्रिंसिपल था डिसिप्लिन का, कि एक तरीके की ऑबिडियंस होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन की तरफ, और रूल्स एंड रेगुलेशन की तरफ वो ऑबिडियंस है उसकी जिम्मेदारी टॉप टू बॉटम सभी की होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने कल प्रिंसिपल किया था यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी एकता, कमांड एक से ही मिले, अगर एक से ज़्यादा लोग एक बार में हमें काम बता रहे हैं तो कन्फ्यूज़न होगी ही, और जब फिर बताने वाले हैं उनकी वो हर्ट हो जाएगी, हम किसी एक के काम को इम्पोर्टेंस देंगे दूसरे को नहीं देंगे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये कहते हैं कि किसी भी एक प्लान का इंचार्ज एक ही होना चाहिए, वन हेड वन प्लान, कि एक ही हेड कर रहा हो उस प्लान को। एक से ज़्यादा लोग किसी प्लान के इंचार्ज बनेंगे तो वहाँ पर भी कन्फ्यूज़न होगा। ये क्लियर होना चाहिए कि टोटल अकाउंटेबिलिटी मिस मेन पर्सन की रहेगी। ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन था, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ज़्यादा बड़ी कंसेप्ट है, ज़्यादा बड़ा प्रिंसिपल है, और ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है सिर्फ यूनिटी ऑफ कमांड के। ठीक है, उसके बाद हमने जो किया था वो था स्टेबिलिटी ऑफ रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़। रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़ में ये कहा कि फेयर एंड एग्रीगेट सैलरी होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा हम कम या ज़्यादा जो सैलरी वो ना करें, वहाँ पर भी चीज़ें ठीक नहीं जाएगी। एक प्रिंसिपल हमने किया सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट, कि जर्नल इंटरेस्ट को हमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट से कम रखना है। जब भी हम जर्नल इंटरेस्ट को अगर वो गलत बोल गया तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जर्नल इंटरेस्ट से हमेशा कम होना चाहिए। हम जब अपने पर्सनल गेन्स की बात देखें गलत नहीं है, लेकिन सबके फ़ायदे के लिए हमें सबसे पहले सोचना चाहिए, अपने के लिए बाद में। सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए अगर हम सबका नुकसान कर रहे हैं तो ये गलत जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल कहता है। एक प्रिंसिपल हमने किया सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जो कह रहा है कि मैनेजमेंट को ये चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें हैं सेंट्रलाइज लेवल पर रखी जाए और कौन सी डिसेंट्रलाइज लेवल पर रखी जाए। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल हमने अब तक किए हैं। आज जो हम प्रिंसिपल करने जा रहे हैं थोड़ा लेंथी भी है, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है वो हमारा रहेगा वो है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है, देखिए ये हमारा 9th प्रिंसिपल हो गया। स्केलर चेन है, दिस प्रिंसिपल इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि इसी कम्युनिकेशन की वजह से मोटिवेशन, रिपोर्टिंग, सजेशन, कंप्लेंट एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है, और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइफ लाइन का काम करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन ही हमें वो इन्फॉर्मेशन डाटा लाकर देगी जिसके ऊपर मैनेजमेंट के डिसीजन बेस होने वाले हैं। अब बात करते हैं स्केलर चेन का प्रिंसिपल यहाँ पर क्या कहता है। देखिए स्केलर चेन क्या है, एक लाइन ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्या बोल रहे हैं, लाइन ऑफ ऑथोरिटी दैट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और यहाँ पर ये बोला गया इस प्रिंसिपल में, ये तो वही स्केलर चेन प्रिंसिपल ये कहता है दैट लाइन ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी फॉलोड, ठीक है, वाइल कम्युनिकेटिंग। जब हम बात कर रहे हूँ तो ये लाइन ऑफ ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ज़रूर से फॉलो करनी चाहिए। देखिए मान लीजिए सबसे ऊपर जो है वो जर्नल मैनेजर है, जर्नल मैनेजर के नीचे 2 डिपार्टमेंट आते हैं, वहाँ पर डिपार्टमेंटल मैनेजर है, ठीक है, डिपार्टमेंटल मैनेजर है। डिपार्टमेंटल मैनेजर के नीचे जो आएंगे, ठीक है,
डिपार्टमेंटल मैनेजर के नीचे जो आ रहे हैं वो असिस्टेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, जो इनको असिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं सुपरवाइजर, और इसके नीचे आ रहे हैं वर्कर। सेम यहाँ पर लिखते हैं सुपरवाइजर और फिर आगे वर्कर। ये हमने एक डिपार्टमेंट बनाया। मान लीजिए हमारे पास कोई 2 ही डिवीज़न है, 2 डिपार्टमेंट मैनेजर हो गए, फिर उनके नीचे असिस्टेंट्स हो गए, एक ही नहीं होगा, काफ़ी सारे जो भी हैं, असिस्टेंट हो गए, फिर सुपरवाइजर हो गए और फिर वर्कर्स हो गए। अब बात आती है सुपरवाइजर को कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है, कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में उसको कोई रिपोर्ट देनी है, किसी भी तरीके की कोई नीचे के लेवल से सजेशन या कंप्लेन आई है उसको आगे लेकर जाना है, तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ होती है, उसका मोड जो है वो क्या रहना चाहिए। क्या सुपरवाइज़र जो है अपनी रिपोर्ट लेकर जो भी उसके काम की है वो सीधा यहाँ पर चला जाए या यहाँ पर चला जाए? नहीं, ये गलत प्रैक्टिस है। स्केलर चेन यही कहती है कि जो लाइन ऑफ अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी, पूरे डिपार्टमेंट की उनकी, जो काम किया है उनकी, काम को एग्जीक्यूट कराने की उनकी और अपना काम करने की यहाँ पर, तो सबकी लाइन अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड है। अब यहाँ पर ये प्रिंसिपल कहता है कि कम्युनिकेशन के अंदर हमें ये लाइन ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए। अगर हमारा सुपरवाइज़र सीधा इस तरीके से जनरल मैनेजर या डिपार्टमेंटल मैनेजर के पास जा सके तो ये बहुत गलत चीज़ हो जाएगी, क्योंकि जो इसमें बीच में लोग आ रहे हैं इनकी तो अथॉरिटी पूरी तरीके से आपने चैलेंज कर दी, इनकी ईगो क्लैशेस होंगे, कम्युनिकेशन गैप होंगे, तो ये कभी भी सही नहीं होता। यहाँ पर ये बोला गया कि सुपरवाइज़र की कोई बात है उसको असिस्टेंट को, असिस्टेंट मैनेजर को, डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट जनरल मैनेजर तक पहुँचाएगा, आप सीधे नहीं लेकर जा सकते और ना ही लेकर जाना चाहिए। इसी तरीके से जनरल मैनेजर को किसी तरीके का कोई काम है, बहुत रेयर केसेस में उसको सीधे सुपरवाइज़र या वर्कर को अप्रोच करना चाहिए। डिपार्टमेंट असिस्टेंट, और ये तरीका चलना चाहिए। आप इसकी जगह लेवल भी बना सकते हो, ठीक है, 1 2 ABCD जैसे बुक में बना हुआ है। जो भी इसका मेनली बात है वो इतनी सी है कि ये जो लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए। आप ही है, अगर आपकी कोई कंप्लेन है अपने क्लास में किसी स्टूडेंट से रिलेटेड, फ्रेंड सर्कल में कोई लड़ाई होगी या साथ में बैठते हैं उन बच्चों में किसी में कुछ बात होगी, सबसे पहले आप अपनी जो भी क्लास टीचर है उनको बोलते हो। क्लास टीचर अगर उस बात उनसे नहीं सुलझती है, वो आगे के लेवल पर जाती है, अगर आप हर छोटी बड़ी बात के लिए सीधा प्रिंसिपल ऑफिस या मैनेजमेंट में चले जाते हो, तो यहाँ पर क्या हो गए, आपकी क्लास इंचार्ज हैं, टीचर हैं, जो भी डिपार्टमेंट हेड है, उनके लिए आपने मुश्किल खड़ी कर दी, कम्युनिकेशन गैप अराइज होने शुरू हो गए। दूसरी चीज़ है, जिनके पास आप डायरेक्टली जा रहे हो, अगर प्रिंसिपल के पास अभी पेरेंट्स भी, टीचर्स भी, स्टाफ भी और बच्चे भी डायरेक्टली आने लगेंगे तो उनका तो वर्क बर्डन बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। कम्युनिकेशन गैप आ रहे हैं, बर्डन इंक्रीज हो जाना है, इसी तरीके की चीज़ें जो होंगी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ चलने में प्रॉब्लम जो है वो लेकर आएंगी। तो स्केलर चेन का प्रिंसिपल सिर्फ इतना सा है कि देयर इज़ अ लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट मस्ट बी फॉलोड बाई कम्युनिकेटिंग। जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हों तो आपको देखो, इवन हमारे जो जुडिशरी सिस्टम है उसके अंदर भी है कि पहले आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाना है, फिर स्टेट कमीशन पे, फिर नेशनल कमीशन पे। ऐसा तो नहीं है ना कि हम सीधे ही सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। तो जो भी तरीका हो काम करने का वो एक सिंक्रोनाइजेशन से चलना चाहिए। अगर हम छोटी बड़ी बात के लिए हर जो लोअर सेक्शन के लोग हैं वो जाकर सीधे बड़ी अथॉरिटी को अपील करेंगे तो जो भी हायर अथॉरिटी हैं उनका तो उनके लिए दिक्कत आ जाएगी, बहुत सारा काम बढ़ जाएगा। और जो भी बीच में आ रहे हैं अथॉरिटीज़ उनके लिए बहुत दिक्कतें होंगी, उनके ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट होगी, उनकी पोजीशन की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। तो ये इस प्रिंसिपल में देखिए, हमें जो ये प्रिंसिपल पढ़ाए जा रहे हैं ना, ये मैनेजमेंट की हर एस्पेक्ट पे हैं। अगर हम इनको बहुत ध्यान से देखें तो हमें बहुत सही तरीके से चीज़ें मैनेज करनी आ सकती हैं। वहाँ पर हमें डिवीज़न के बारे में, काम दोगे तो अथॉरिटी के साथ रिलेशन, हर चीज़ के बारे में। और ये जो हमारा प्रिंसिपल है अकेला, ये जाता है कम्युनिकेशन के बारे में कि कम्युनिकेशन करते समय हमेशा ध्यान रखो, हमेशा अपने इमीडिएट बॉस या इमीडिएट सबऑर्डिनेट उसके साथ कम्युनिकेट करो। अगर आप बीच में गैप छोड़ते हो तो ये चीज़ें गलत जाएंगी। अगर ये प्रिंसिपल सही तरीके से चलता है तो स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, कोई ईगो क्लैशेस नहीं होते, इवनली स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है, कोई वर्क बर्डन ज़्यादा किसी का बढ़ता नहीं है।
लेकिन ये फॉलो नहीं होता है तो यहाँ पर सीधा है अथॉरिटी चैलेंज हो जाएगी कुछ लोगों की, कम्युनिकेशन गैप आ जाएंगे, स्मूथ और इवन फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो नहीं होगा। तो ये हमारा प्रिंसिपल होता है स्केलर चेन जो है उसकी बात आती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल हम जो कर रहे हैं वो है ऑर्डर। कितने प्रिंसिपल हैं टोटल? 14 प्रिंसिपल हैं। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है 10 प्रिंसिपल हम कर रहे हैं, वो है ऑर्डर। देखिए ये गलती बच्चे कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार ही ज़्यादा गलती कर रहे होते हैं। ऑर्डर में कमांड वाला लिख जाते हैं, अपने आप से बना बना के लिखने में तो हमारे बच्चों को बहुत महारत हासिल होती है, ऐसी कोई कोशिश ना करिए। ऑर्डर का प्रिंसिपल, क्योंकि हमें जितना समझ में आया है उससे ही आगे समझने का और पढ़ने का नाम एजुकेशन है। उतनी ही समझ के बेस पर नहीं हमें आगे जाना है। देखिए पहली चीज़ ये लिख लीजिए, मैं लिखवा ही देती हूँ, ऑर्डर का मतलब आदेश नहीं होता है। ऑर्डर का मतलब यहाँ आदेश से नहीं निकालेंगे कि किसी ने, ऑर्डर का मतलब होता है कि जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहाँ हो। इसको अगर बहुत तरीके से कहें तो इसको यहाँ पर क्रम भी कहा गया कि किस सीक्वेंस में चीज़ें होनी चाहिए। अब हम डिफाइन करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एक चीज़ कहता है। इसको एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपका बोर्ड एग्जाम है और सुबह सुबह आपकी रोल नंबर स्लिप नहीं मिल रही है, ठीक है। फिर आपकी रोल नंबर स्लिप जैसे तैसे आपने ढूंढी, आप वहाँ पर पहुँच गए, जाकर आपने देखा कि आपके पेन में रिफिल ही नहीं है, ठीक है। या आप पेन जो है सिर्फ एक लेकर आए हो और उसमें आपको लगता नहीं है कि पूरे पेपर में आपका काम चल जाएगा। यहाँ पर ये जो आपने किया है ना, ये कौन से प्रिंसिपल को वायलेट किया है? ऑर्डर का प्रिंसिपल है। जो आपकी चीज़ें गुम हो रही हैं, जहाँ पर जो होनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, ठीक है ना। आप यहाँ पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, वहाँ पर जाते हो, रिसेप्शन पर जाते हो, रिसेप्शनिस्ट जो है वहाँ पर अपनी सीट पर नहीं है। फिर वहाँ पर आप किसी से पूछते हो कि भाई ये कहाँ पर है, किसी को नहीं पता, अब वो कहाँ पर है। ये भी प्रिंसिपल कौन सा वायलेट हुआ? अगेन ऑर्डर का प्रिंसिपल हुआ। देखिए ऑर्डर का प्रिंसिपल सिंपल इतनी सी चीज़ कहता है, आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे, उनको बताओ कि आपकी कार की चाबियाँ कहाँ हैं, वो बिल्कुल बता देंगे कि वहाँ पर रखी हुई है और एग्जैक्ट वहीं मिल रही है। स्टेपलर कहाँ है, स्टेशनरी कहाँ है, छोटी छोटी चीज़ें डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं, रूटीन में हमारे घरों में मिसप्लेस अगर हो रही है या प्लेस पर मिल रही है। जिनके घरों में सब कुछ प्रॉपर तरीके से मिल रहा है, एक चीज़ तो है ऑर्डर का प्रिंसिपल बोलता है, इसको फॉलो हो रहा है, नहीं मिल रहा तो ऑर्डर का प्रिंसिपल क्या है? अब ये क्या है? ऑर्डर का प्रिंसिपल है क्या? देखिए राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन एंड एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी एट इट्स राइट प्लेस। दो पार्ट हैं इसके। राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग, पहली चीज़ है हर चीज़ के लिए सही जगह डिसाइड करो कि हमने अपने घर में ये चीज़ें डिसाइड कर दी कि कीज़ हमेशा हम यहीं रखेंगे। स्टेपलर हो गया, सीजर्स हो गया, ये जो चीज़ें हैं ये हम यहाँ रखेंगे, इसके सिवाय कहीं नहीं। पहले राइट प्लेस डिसाइड करिए। देखिए राइट प्लेस ही नहीं है, फिर वो चीज़ गुम हो गई, फिर यार ये क्या नहीं रखी, इसको इसकी जगह पे क्यों नहीं रखा, बच्चे कहेंगे हमें पता ही नहीं इसकी जगह कौन सी है। पहली चीज़ है डिसाइड करिए राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। और ये तो हमारे घरों में जब भी चीज़ें गुम होती हैं हम डिसाइड कर ही देते हैं ये जगह है, लेकिन 2-4 दिन फिर वो और जगह उस पर रखेगी, फिर उसके बाद फिर हम इधर उधर कर देते हैं उन चीज़ों को। इस ऑर्डर के प्रिंसिपल के दो साइड हैं। पहली चीज़ है राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, हर चीज़ के लिए, इवन ऑर्गेनाइजेशन में हर एक व्यक्ति के लिए भी उसको कहाँ होना चाहिए। राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन एंड देन एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी एट इट्स राइट प्लेस। फिर हमें दो काम करने हैं। पहले जगह डिसाइड करनी है। पहले मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं हमेशा इस मार्कर को कहाँ रखूँगी, लेकिन जगह डिसाइड करने से क्या होता है, खुद तो जाकर नहीं वहाँ बैठ जाएगा। पहला राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग, वो डिसाइड हो गया कि ये जगह है। दूसरा हमें इंश्योर करना है कि हम उस चीज़ को, उस व्यक्ति को हमेशा उस जगह पर ही देखें, वो इधर उधर ना हो। इसको वहाँ पर हमेशा रखना भी है। जगह डिसाइड करने से चीज़ें नहीं बन जाती हैं। रिसेप्शनिस्ट का ऑफिस बना दिया, लेकिन रिसेप्शनिस्ट अपने ऑफिस में टिकता ही नहीं है, वो इधर उधर जा रहा है बार बार, तो आप उसको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दोगे कि बहुत इमरजेंसी के सिवाय आप अपने प्लेस को नहीं छोड़ने वाले हो, बैड रेपुटेशन जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्डर का प्रिंसिपल इतना सा है। और जब हम ऑर्डरली चीज़ों को देखिए, बहुत सारी स्टडीज़ कहती हैं कि हम अपने दिन का बहुत सारा हिस्सा सिर्फ चीज़ों को ढूंढने में खर्च कर देते हैं। कभी हमारा फ़ोन नहीं मिल रहा है, कभी चार्जर नहीं मिल रहा है, कभी कीज़ नहीं मिल रही है, कभी कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। हम अपने दिन का कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा सिर्फ चीज़ों को ढूंढने में खर्च करते हैं। और मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट सेविंग रिसोर्सेज।
ठीक है, मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड इंक्रीजेज आउटपुट। ऑर्डर के प्रिंसिपल में वही सिखा रहे हैं हेनरी फ्योल कि राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, कि जो भी आपके सामने है ना, चाहे वो व्यक्ति है, दो तरीके का ऑर्डर हो गया, मटेरियल ऑर्डर चीज़ों के बारे में, सोशल ऑर्डर लोगों के बारे में। जितने भी लोग हैं और चीज़ें हैं उनका सही जगह डिसाइड होनी चाहिए, और फिर हमें ये इंश्योर करना है सभी चीज़ें और सभी व्यक्ति अपनी जगह पर भी हों। ये ऑर्डर का प्रिंसिपल होता है। ऑर्डर का प्रिंसिपल अगर हम सिंपली फॉलो कर रहे हैं तो हमारा टाइम और रिसोर्सेज बचेंगे। रेपुटेशन, अब आपके सामने है कि कोई व्यक्ति है, आप उसको उनके घर में जा रहे हो, कभी आप देखते हो ये चीज़ कहाँ रखी है, वो फटाफट निकाल देते हैं। दूसरे फ्रेंड के घर में गए, वो कभी अपनी चप्पलें ढूंढ रहा है, कभी अपनी कीज़ ढूंढ रहा है, कभी फ़ोन नहीं मिल रहा है, कभी कुछ गुम हुआ है। एक चीज़ है सिंपल सी, आपको लगता है मिसमैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ये प्रिंसिपल जाएगा, ऑर्डर का प्रिंसिपल है। तो ऑर्डर के प्रिंसिपल में सिर्फ इतनी सी चीज़ें हैं, आपके टाइम रिसोर्सेज बचते हैं, आपकी खुद की गुडविल इम्प्रूव होती है। और हमारे यहाँ पर है कि टाइम को अगर हम बचा रहे होते हैं तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएंगे, ज़्यादा रिजल्ट दे पाएंगे, क्योंकि हम वो टाइम बचा रहे हैं चीज़ों को ढूंढने या लोगों को ढूंढने वाला। तो ये प्रिंसिपल जाएगा ऑर्डर का प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो हमारा है वो हमारा कर रहे हैं हम इक्विटी का प्रिंसिपल। इक्विटी का जो हमारा प्रिंसिपल है वो एक प्रिंसिपल है जो दो चीज़ों पर एम्फेसाइज करता है, काइंडलीनेस और जस्टिस। ये हमारे मैनेजर के बिहेवियर का पार्ट होना चाहिए। काइंडलीनेस और जस्टिस होनी चाहिए आपके बिहेवियर में। हम किसी को सिर्फ इसलिए फेवर नहीं करें क्योंकि वो हमारे धर्म से आता है, जाति से आता है, शहर से आता है, प्रदेश से आता है, इवन देश से आता है, समझ लो। और किसी के साथ इसलिए गलत व्यवहार ना करें क्योंकि उसका धर्म हुआ या उसका रीजन हुआ, रिलीजन हुआ, उन सब चीज़ों में हमारी कोई उन चीज़ों को लेकर हमें लग रहा है कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है हमारे दिमाग में। तो सिंपल इतनी चीज़ है, बीइंग अ मैनेजर यू मस्ट बी काइंड एंड जस्टिस टुवर्ड योर एम्प्लॉइज। आपको काइंड और जस्टिस होना चाहिए। दूसरी बात है, इसी का दूसरा एस्पेक्ट है, यहाँ पर है देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऑन सच ग्राउंड्स, इन सब ग्राउंड्स पर, किस किस बेसिस पर, सेक्स के नाम पर, कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन लोगों को जो है सिर्फ मेल जो है उनको आप जो है प्रमोट कर रहे हो, फीमेल को सिर्फ आप इसलिए प्रमोशन नहीं दे रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है वो काम नहीं संभाल पाते हैं। तो जहाँ पर है मेल फीमेल की वजह से दो लोग हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं और एक को सैलरी कम और एक को ज़्यादा मिलने के पीछे रीज़न एक है कि एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है। ब्रिटिशर्स के टाइम पर होता था कि जो जज होते थे उनको, इंडियन जो जज होते थे, ऑफिसर्स होते थे, उनको सेम पोस्ट पर कम सैलरी मिल रही होती थी और ब्रिटिशर्स को ज़्यादा मिल रही होती थी। ये हमने अगर किया है ना, तो हमने किसी के रिलीजन को लेकर पीछे रखा कि ये इस धर्म से आते हैं, इनको हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, इनको हम ट्रेन नहीं कर रहे हैं, इनको आगे हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, इवन जॉब ही नहीं ऑफर कर रहे हैं। ये प्रिंसिपल कौन सा वायलेट होगा? इक्विटी का प्रिंसिपल है। इक्विटी, हमें सब में समता रखनी है, सबके साथ जस्टिस से पेश आना है। तो इक्विटी का है काइंड और जस्टिस होनी चाहिए मैनेजर के बिहेवियर में। अगर आपने आपको आप एक मैनेजर मटेरियल मानते हो तो पहली चीज़ होनी चाहिए कि नो डिस्क्रिमिनेशन। आपको ये सीखना है, पहली चीज़ सीखनी है काइंडनेस, काइंड आपको होना चाहिए, और दूसरा जस्टिस होनी चाहिए आपके बिहेवियर में, कि ये न्याय की बात नहीं हुई हम किसी को इसलिए प्रमोट ना करें क्योंकि वो उस धर्म से आता है जो कि हमें पसंद नहीं है या कभी हमारे उसके बारे में गलत विचार रहे हैं, हमने गलत सुना है। काइंड और जस्टिस होना चाहिए, यूँ भी कह सकते हो नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऑन सच बेसिस, हम ये नहीं कह रहे कि भेदभाव हो ही ना, हम एक पीयून को या एक सीईओ को बराबर की सैलरी या ऑफिस देने की बात नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इन बेसिस पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, मेल फीमेल के बेसिस पर नहीं होना चाहिए। रिलीजन, हमें किसी का भी धर्म कुछ भी हो सकता है, हमें उसके बेसिस पर नहीं करना है किसी भी तरीके का भेदभाव। रीजन की बात होती है, कोई किसी से भी आता हो, हमें कोई उसको भेदभाव नहीं करना है जाति को लेकर, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें कभी भी अपने मैनेजमेंट डिसीजन का आधार नहीं बनना देना चाहिए। तो जाति के आधार पर ये सब सारी जो चीज़ें होती हैं, कास्ट हो गई, ये अगर चीज़ें मैनेजमेंट में किसी भी तरीके के डिसीजन का आधार बनती हैं, किसी को अपॉइंट करने का, किसी को निकाल देने का, किसी को प्रमोट करने का, तो फिर यहाँ पर है कौन सा प्रिंसिपल वायलेट होता है? इक्विटी का प्रिंसिपल।
कि इन सब आधारों के ऊपर किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन एक अच्छा मैनेजर कभी भी नहीं करेगा। तो ये चीज़ हो गई, ये हो गई इक्विटी का प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आती है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, देखिए एक एग्जांपल से ही शुरू अगर इसको करें, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल को हम इस तरीके से समझते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल में क्या हुआ, यहाँ पर हमने एक सिंपल सी चीज़ देखी है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल में। अगर मान लीजिए एक सेल्स मैनेजर है, उसने कुछ सेल्स जो है एग्जीक्यूटिव उनको अपॉइंट किया है और उन सब के टारगेट डिसाइड करे हैं कि सबको हर मंथ में कम से कम 500 यूनिट जो है प्रोडक्ट की वो सेल आउट करनी है। और 500 यूनिट जो है सेल आउट करने के लिए हर रोज़ का उन्होंने हो गया कि हर वीक जो है आपकी नियर अबाउट जो है 100 यूनिट्स तो निकलनी चाहिए। और जैसे ही वो 20 सेल्स एग्जीक्यूटिव आपने अपॉइंट करे, आप विद इन 3 डेज आप देखते हो कि अरे अभी तक तो इनकी इतनी भी नहीं है, पूरे वीक में 100 और पूरे मंथ में 500 कैसे सेल करेंगे। आप 3 दिन के बाद ही उस सेल्स मैनेजर को सेल्स एग्जीक्यूटिव को निकाल देते हो, या फिर आपको ये हो सकता है कि आप उनकी ट्रांसफ़र कर देते हो, सिर्फ इसलिए आपको लग रहा है कि इतने तो रिजल्ट दिए ही नहीं। ये जो चीज़ें हैं ना, इसी के बारे में प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अगर आप पहले दिन किसी कॉलेज में किसी क्लास में गए हो, आपको फर्स्ट डे देखते ही टीचर ये कह दे कि तुमसे ये सब्जेक्ट जो है वो नहीं हो रहा है, तुम रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो, ये समझ नहीं आ रहा है, पहले दिन हमें टाइम तो देना पड़ेगा ना हर चीज़ के लिए। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल एक क्यों कहता है, टू फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र एंड टू फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन मस्ट बी अवॉइडेड। बहुत जल्दी ट्रांसफ़र और बहुत जल्दी टर्मिनेशन कभी भी समस्या का हल नहीं होता है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल ये कहता है कि टर्नओवर जो रेशियो है एम्प्लॉइज़ का छोड़कर जाना है, उसको हमें मिनिमाइज करना है। यहाँ पर सिंपल सी इतनी सी याद करो, टू फ्रीक्वेंट ट्रांसफर और टर्मिनेशन, आप उनको जॉब से निकाल दो, ये कभी भी सही नहीं है। ठीक है, हमें कभी भी बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र, हर कोई अपनी जॉब में सेटल होने में, अपनी परफॉर्मेंस को देने में टाइम तो लेता है ना। एक जगह से आपने एक बहुत खिला हुआ जो पौधा था, अच्छे फूल फल आ रहे थे, उसको निकालकर दूसरी जगह प्लांट किया, अगले ही दिन नहीं वो रिजल्ट देना शुरू कर देगा नई जगह पर, उसको टाइम लगता है ना नई जगह पर आने में, नए क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली, सिस्टम के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालने में। और ये टाइम सिर्फ पेड़ पौधों को नहीं, इंसानों को भी लगता है। जब भी वो किसी नई रोल, नई जॉब के साथ आते हैं, तो वहाँ पर उस नई जॉब के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालने के लिए उनको टाइम लगता है। और मैनेजमेंट को कम से कम इतना टाइम उस अपने एम्प्लॉयज़ को देना चाहिए कि वो नई जॉब्स के अकॉर्डिंगली या अपने रोल को समझकर अपना बेस्ट दे सकें। यही हमारा प्रिंसिपल कौन सा जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर कह सकते हो, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। ये प्रिंसिपल में एम्फेसाइज करते हैं हेनरी फ्योल कि आपको अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ड्यूरेशन को कंपैरेटिवली ज़्यादा लॉन्ग रखना चाहिए। आपको रेगुलर एम्प्लॉयज़ ज़्यादा लॉयल्टी से और अच्छा काम करते दिखाई देंगे बजाय कि टेम्परेरी वर्कर्स से। तो वो रेगुलर वर्कर्स को ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं बजाय कि टेम्परेरी के, क्योंकि उन्होंने कहा कि लॉयल्टी, डेडिकेशन, स्पेशलाइजेशन और आपके ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स की तरफ ऑबीडियंस जितने आपके पुराने एम्प्लॉयज़ की आएंगे, कई बार नए एम्प्लॉयज़ उतना नहीं कर, मतलब जल्दी आने जाने वाले ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कतें आएंगी। और वैसे भी अगर हम ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं तो एक और दिक्कत भी है, हमारे ट्रेनिंग के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाले हैं, क्योंकि लोग तो हम खुद ही निकाल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूटमेंट के खर्चे बढ़ रहे हैं, सिलेक्शन के, इंटरव्यू, ये सब कराना भी बहुत महंगा पड़ता है, फिर ट्रेनिंग कराने वाली चीज़ें, तो वहाँ पर सीधी चीज़ होती है, जॉब सिक्योरिटी अगर नहीं है तो लोग जल्दी खुद छोड़ कर भी जाना शुरू कर देंगे, जबकि जॉब सिक्योरिटी है तो उनकी लॉयल्टी, डेडिकेशन जो है काम के लिए ज़्यादा आता है। कंपनी के भी ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन के कॉस्ट जो होती हैं वो कंट्रोल में रहती है। तो ये हमारा प्रिंसिपल होता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। 13 प्रिंसिपल आज हम करना है, वो है हमारा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव को यूँ समझिए कि आप मान लीजिए बॉस ही हो और आपके नीचे कोई एग्जीक्यूटिव है, वो आप पर आपका आइडिया दे रहा है,
फील्ड वर्क कर रहा है तो उसको कस्टमर से डायरेक्टली मिल रहा होता है, और वो मिलने के कारण वहाँ पर आप उससे पूछ रहे हो कि कंपटीशन इतना अच्छा कर पा रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वो आपको आइडिया दे रहा है कि उन लोगों ने इस तरीके से ऐड लॉन्च करी है या सेल्स प्रमोशन की ऑफर लेकर आए हैं, हम भी ऐसा कुछ प्लान करें, और आप एकदम से भड़क जाओ कि अपने आइडिया अपने पास ही रखो, ठीक है। इस तरीके का हम खर्चा करने की कोई सिचुएशन में नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, जिसने आपको आइडिया दिया ना, आपने कहा मैंने सिर्फ ये पूछा कि हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ठीक है, क्या ऐसा है, आप मुझे आगे से आगे आइडिया देने की ज़रूरत मत करो, ठीक है, तो वो ज़रूरत नहीं है मुझे। वहाँ पर आपने सीधे सीधे क्या कर दिया, उस पर्सन का इनिशिएटिव खत्म कर दिया। इनिशिएटिव सबसे यहाँ पर कहता है कि बिना किसी बाउंडेशन को अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को नए नए आइडिया देने के लिए इनकरेज नहीं कर पाते तो आप अच्छे मैनेजर होंगे। बात ये नहीं है कि आपको उनको सारे आइडिया मानने ही हैं, बात ये भी नहीं है कि वो सारे इम्प्लीमेंट करने लायक आइडिया ही देते हैं हमेशा, लेकिन ए मैनेजर मस्ट बी एन गुड लिसनर, तो उसको अच्छा लिसनर तो होना ही चाहिए, ही शुड बी ओपन टू ऑल न्यू आइडिया। तो यहाँ पर मैनेजमेंट के बारे में ये कहा गया कि अगर आप मैनेजर पोस्ट पे हो तो इनकरेज योर एम्प्लॉयज़ टू टेक डिसीजन, encourage your employees to bring new ideas for your organization। अगर वो नए आइडिया लेकर आते हैं, सारे अच्छे नहीं भी होंगे, हो सकता है कभी अच्छे निकल कर आए और अच्छे नहीं भी निकले। जब हम किसी की सुन रहे होते हैं ना, आइडिया अच्छे नहीं, हमारे पास अच्छे रिलेशन तो आ ही रहे होते हैं। अगर हम इनिशिएटिव ख़त्म कर देते हैं, सिंपल चीज़ होते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेट होगा, वो शायद फ्यूचर में कुछ नया आइडिया ले ही ना आए। और एक चीज़ होती है, अगर वो नया आइडिया ला रहा है, हम सुन रहे हैं, हमें वो ठीक नहीं भी लग रहा, हम उसको बता सकते हैं, हमारा रिलेशन तो ख़राब नहीं होगा, वो डीमोटिवेट तो नहीं होगा। तीसरी चीज़ है, क्या पता कभी कोई बहुत अच्छा आइडिया लेकर ही जाए, और कभी अगर आपने उसके आइडिया में कुछ अच्छा देखा, उसको इम्प्लीमेंट किया, सोचो अगर हमने एम्प्लॉयज़ के आइडिया को इम्प्लीमेंट किया, वो अपना कितना बेस्ट देगा उस आइडिया को कामयाब बनाने के लिए। तो ये प्रिंसिपल हमारा जाता है इनिशिएटिव। नेवर स्टॉप एनीबडी टू गिव न्यू आइडियाज़। आप रोकिए मत लोगों को, अगर वो कुछ नया ला रहे हैं तो आपको ये खुश होना चाहिए, कम से कम वे ऑर्गेनाइजेशन को अपना मान रहे हैं, तभी तो आइडिया दे रहे हैं ना। तो इनिशिएटिव का प्रिंसिपल इतना ही है। और लास्ट प्रिंसिपल आज के लिए हम जो कर रहे हैं वो है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स, या इसको एक टीम स्पिरिट की बात कह लीजिए कि मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट का कोई भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि टीम स्पिरिट जो है उसको कम करे एम्प्लॉयज़ की। तो आप मैनेजमेंट को हर वो काम करना है जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ हम एक टीम है और उसके तौर पर काम कर रहे हैं। देखिए, मैनेजर्स नेवर यूज़ द वर्ड आई, दे विल ऑलवेज यूज़ द वर्ड वी। और ये वी वर्ड है ना, जो हमने किया, हमने और हमारी टीम ने किया, वो चीज़ बाकी सबके लिए सबसे बड़ा रेम्यूनरेशन हो जाती है, कई बार सबसे बड़ा इंसेंटिव हो जाती है। अगर आप हर तरीके की कामयाबी के लिए, डिसीज़न के लिए अच्छे सिर्फ मैं करते रहोगे ना कहीं आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वो टीम स्पिरिट ख़त्म कर देते हो। तो जो भी कुछ अच्छा हुआ है, जो भी कुछ बुरा हुआ है, सबकी जिम्मेदारी सब पर आनी चाहिए। एस्पिरिट डी कॉर्प्स में है मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए जो कि लोगों की टीम स्पिरिट को बढ़ाए, जो कि उनकी टीम भावना को एनकरेज करे, उनको आइसोलेशन में और इंडिविजुअल टारगेट के पूरा करने के लिए तो इनकरेज करे ही करे, साथ में इस चीज़ के लिए करे, इस चीज़ के लिए उनको तैयार करे कि हाउ वी आर एज अ टीम। देखिए, टीम की फुल फॉर्म बनाई हुई है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। टीम, टी टुगेदर, ई एवरीवन, ए अचीव्स मोर। अगर हम एक टीम में काम करना सीख जाते हैं ना, तो हम कहीं बेटर काम कर पाते हैं जैसा हम इंडिविजुअली काम कर पाएंगे। और यही टीम स्पिरिट जो होती है, अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ में इंकरेज कर पाएंगे तो ही हम एक अच्छी तरीके से, हम यहाँ पर कहते हैं, अपने टारगेट्स को पूरा कर पाएंगे। अगर टीम स्पिरिट नहीं होती, ट्रस्ट और बिलोंगिंगनेस जो है वो नहीं है एम्प्लॉयज़ में, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूज़न अराइज हो रहे हैं, गोल्स को अचीव करने में मुश्किल होगी। लेकिन अगर हैं तो यहाँ पर किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कन्फ्यूज़न है, वो कम होने शुरू हो जाते हैं और आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो है वो ज़्यादा बेटर तरीके से अचीव कर पा रहे हैं। तो ये हमारे टोटल हुए 14 प्रिंसिपल, और इनको बहुत ध्यान से पढ़िए। पॉजिटिव वॉलेटिंग इफेक्ट बिल्कुल ध्यान से पढ़िए केस स्टडीज़ में, और आप अगर इन 14 प्रिंसिपल को पढ़ो ना, ये हमारी डे टू डे लाइफ में भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं। वी ऑल आर मैनेजर्स ऑफ आवर ओन लाइफ। अपनी लाइफ तो आप मैनेज कर ही रहे हो, अपना करियर मैनेज कर रहे हो, अपनी स्टडीज़ मैनेज कर रहे हो। इन 14 प्रिंसिपल को अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल में कन्वर्ट करके देखिए आप इनसे क्या सीख पाते हैं।
आज के लिए इतना ही। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, तभी आप किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज जो है वो गेन कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।